हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। गाइस, आज जो हम आपका जीएस का पोर्शन कंप्लीट करवा चुके हैं, मींस जो 2020 का सिलेबस था, जो सॉल्व पेपर था आपके यूपीपीएससी आरओ एआरओ का, तो हम 2020 का आपका सॉल्व पेपर कंप्लीट कराए हैं, जिसका हम आपको जीएस का 140 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं। बहुत ही अच्छे से मैंने उसको और एक्सप्लेन करके बताया है। और आज जो टर्न है वो हिंदी का है, मीन्स जो आपके प्रीलिम्स में एग्ज़ाम में आया था वो हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो उसके आंसर क्या हो सकते हैं, मैं बहुत ही अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करके बताऊंगी। बस आपको क्या करना है, पूरे वीडियो को पूरा देखना है। और लेट रिमाइंड यू फर्स्ट, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अब पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद है, पूरा वीडियो देखने के बाद आप ये डिसीजन लीजिएगा कि आपको वीडियो को लाइक करना है कि नहीं करना है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। तो फ्रेंड, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो जीएस के मैंने क्वेश्चन कराए थे 140 प्लस, मीन्स आपके एग्जाम में जो 140 प्लस आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं जीएस के, है ना, जीएस के पोर्शन के 140 प्लस आते हैं। तो उस एग्जाम में मैंने क्या बताया कि आपका 13 को एग्जाम है, बट मुझे ये पता चला था, बट मुझे क्लियर पता चला है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ये 11th को है ना, 11 फेब को है। तो ये थोड़ा सा उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आप क्लियर कर लीजिएगा। उस वाले एग्ज़ाम में मैंने बार बार 13 बोला है, बट आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम कब है, तो इतना चीज़ें क्लियर करके चलिएगा। और जो फ्रेंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भौतिक का विलोम शब्द क्या है। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास है और आप इसका आंसर प्लीज़ बताइए, जल्दी आप सोच लीजिए, फिर मैं इसका ज़्यादा टाइम बेकार ना करते हुए इसका आंसर डायरेक्ट आपको बता देती हूँ। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मीन्स आध्यात्मिक। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए थे, मैंने ऑप्शन नहीं पढ़े क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, पूरे 60 क्वेश्चन इस वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा हम लोग स्पीड भी तेज़ रखेंगे, है ना। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, बस मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और राइट आंसर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन जो था भौतिक का विलोम शब्द, तो इसका जो विलोम शब्द है फ्रेंड वो है आध्यात्मिक। देखिए, जैसे कि भौतिक शब्द का विलोम शब्द मुख्य रूप से आध्यात्मिक होता है। जैसे भौतिक शब्द का प्रयोग सांसारिक वस्तुओं, वो ऐसी वस्तु जिन्हें हम देख सकते हैं या फिर स्पर्श कर सकते हैं के संदर्भ में किया जाता है। किसका? भौतिक का किया जाता है। जैसे भौतिक लोक में हम रहते हैं ना, ऐसा बोला जाता है, के संदर्भ में किया जाता है। अगर हम इसका विलोम बोले, बिल्कुल अपोजिट बोले, तो इसका आध्यात्मिक हो जाएगा। जैसे कि आध्यात्मिक शब्द का प्रयोग इस लोक के इतर जाके, मतलब इस लोक के ऊपर वस्तुओं के संदर्भ में किया जाता है। आई होप आपको फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर समझ में आ गया होगा, और क्यों है ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से मैं आपके सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगी। बस आपको एक ही काम करना है कि आपको बस वीडियो को पूरा देखना है। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड वो है प्राची शब्द का विपरीतक है। तो थोड़ा सा फ्रेंड पीडीएफ क्लियर नहीं है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वही है सेम, बस मैं इसका आपको आंसर बता रही हूँ। तो सेम वो जो पेपर आया था एग्जाम में, सेम वही पेपर है, मैंने कोई भी काट छाट या फिर एडिटिंग नहीं की है। सेम पेपर उठा के आपके सामने मैं सॉल्व करा रही हूँ, बस मैं आपको आंसर बता रही हूँ कि क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा ही होता है ना कि पेपर तो मिल जाता है बट उसका आंसर फिर सबको नहीं मिल पाता है। तो उसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। तो आप आंसर ऑप्शन देख लीजिए, फिर मैं इसका राइट आंसर बता देती हूँ। तो जो फ्रंट प्राची शब्द का विपरीतक है वो है प्रतीचि, है ना। प्रतीचि है इसका राइट आंसर। मीन्स प्राची का अर्थ होता है जैसे पूर्व दिशा, अथवा प्रतीचि का अर्थ पश्चिम दिशा होता है। तो इस हिसाब से प्राची का हो गया पूर्व और प्रतीचि का क्या हो गया? पश्चिम दिशा। तो इन दोनों के हिसाब से ये क्या हो गए? विपरीतक शब्द हो गए, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 है समष्टि का विलोम शब्द है। आप देख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसी टाइप के आप क्वेश्चन रिविजन करके भी जाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत आपको ज़्यादा मतलब बेनिफिट बहुत ज़्यादा देते हैं कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से उसका अंदाज़ा मिल जाता है। बस इसीलिए मैंने ये वाला मतलब आपका स्टार्ट करवाया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ तो बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है समष्टि का विलोम शब्द है, तो इसका आप आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, आप इसका सोच लीजिए, फिर मैं इसका राइट आंसर बता देती हूँ। तो फ्रेंड, आई होप आपने सोच लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वेष्टि, है ना। समष्टि का विलोम शब्द जो होता है वो होता है वेष्टि। समष्टि शब्द का प्रयोग समाज या जैसे कह सकते हैं कि समूह के संदर्भ में किया जाता है, जबकि व्यष्टि का प्रयोग व्यक्ति के संदर्भ में किया जाता है ना। व्यष्टि एक प्रकार से क्या कह सकते हैं आप? व्यक्ति को ही कह सकते हैं, व्यक्ति को ही इसका ये
या आप कह सकते हैं कि व्यष्टि मीन्स क्या होता है, व्यक्ति, बट समष्टि मीन्स समाज हो जाता है। तो एक प्रकार से क्या हो गया, विलोम शब्द आप कह सकते हैं इसका। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा मैं इसको क्लोज कर लूँगी, थोड़ा सा तो वीडियो क्या हो जाएगा, मीन्स PDF जो ब्लर हो जाएगा, बट आपको देखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप इतना तो क्लियर आ रहा है कि आप लोग देख सकते हो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो यहाँ पास आपको क्या बताना है फ्रेंड, गलत है जो युग्म उसको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने पड़े हुए हैं ABCD, आप देख लीजिए, फिर इसका मैं राइट आंसर बता देती हूँ। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है, आई होप आपने सोच लिया होगा, तो मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा फास्ट हम लोग को करना होगा। तो इसका राइट आंसर है आग्रह विग्रह, है ना, आग्रह विग्रह जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कैसे है मैं वो भी बता देती हूँ। जैसे कि आग्रह विग्रह जो है, जो ये है, ये क्या है, असंगत है, कह सकते हैं कि ये युग्म गलत है। बाकी विधि निषेध, आवाहन विसर्जन, अमी हलाहल, ये सब सही है, बट एक ये ही है जो विग्रह गलत है, क्योंकि और विग्रह का विलोम संधि होता है ना, विग्रह का विलोम क्या होता है, संधि होता है। तो इस हिसाब से जो हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन के साइड मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, विलोम शब्द की दृष्टि से इसमें से सही है। इसमें आपको देखिए यहाँ पास गलत बताना था, बट यहाँ पास आपको सही वाला युग्म पहचानना है। तो बस अब ऑप्शन सामने है, आप पढ़ लीजिए, फिर मैं इसका राइट आंसर बता देती हूँ। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ये, मीन्स आदृत निरादृत, ये जो है ऑप्शन सी, ये राइट है ना, ये वाला ऑप्शन राइट है, बाकी ये सारे गलत हैं, ये सारे A B D गलत है, बाकी हमारा जो ऑप्शन सी है वो राइट है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साइड। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। तो ये इसमें हमें क्या करना है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो ये तो बहुत इजी है, आप लोग आई होप बता ही लिए होंगे। तो इसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द देख ही सकते हैं आप, देती प्यान, दैदी प्याम। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी बोला जाता है वो ये है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दीदी प्यमान बोला जाता है ना, अगर उच्चारण के दृष्टि से हम देखें तो ये बोला जाता है। तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो आपको अशुद्ध वर्तनी वाला बताना है। ये भी बहुत ही सिंपल सा, ये भी आप आराम से बता सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पास आप देख रहे हैं जो कौतूहल सही लिखा है, अनधिकार भी सही लिखा है। बहुत लोग अनाधिकार पढ़ते हैं, बट वो गलत है, अनधिकार होता है। फिर निरपेक्ष भी सही है, बट यहाँ जो पौराणिक है वो पौराणिक ये गलत है, क्योंकि पौराणिक ऐसे नहीं लिखा जाता है। जो पौराणिक लिखा जाता है फ्रेंड वो ऐसे लिखा जाता है, ये वाला राइट है, ये पौराणिक राइट है, बाकी सब सही होगा। हाँ, तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। तो 7 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साइड। तो यहाँ पास हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य क्या है। तो आपको शुद्ध वाक्य इसमें देखना है। तो यहाँ पास हमारे पास ऑप्शन है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो आपको शुद्ध वाक्य यहाँ पास फ्रेंड सर्च करना है, बताइए कौन सा आंसर राइट है। तो फ्रेंड इसमें आपको देख के ही लग रहा होगा कि मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ये तो गलत, पढ़ने में ये गलत लग रहा है, और ये वाला भी गलत लग रहा है। बट यह कविता अनेक भाव प्रकट करती, ये वाला जो है हमको ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये पढ़ने में हमारे कानों को अच्छा लग रहा है। तो अगर शुद्ध वाक्य आपको पहचानना हो तो पहले आप वो वाक्य खुद बोलकर देख लीजिए, और जो वाक्य आपके कानों को खटक रहा हो वो बिल्कुल कट कर दीजिए, और जो आपको अच्छा लगे सुनने में कि हम अपने दैनिक जीवन में भी इस तरीके का ही वाक्य यूज़ करते हैं, तो वही वाक्य आपका सही होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है, तो आपको बताना है। फिर यही ऑप्शन में पढ़ देती हूँ क्योंकि ये बड़ा थोड़ा सा ऑप्शन है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है ना, इस ये लिखा हुआ है, ये तो भाई पढ़ने में हमारे कानों को अच्छा नहीं लग रहा है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी, इसके बावजूद भी ये क्या है, मतलब हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। यहाँ पर भूलें क्या होता है, ये भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में, ये थोड़ा ठीक लग रहा है बट उतना भी ठीक नहीं लग रहा है। आप चौथा पढ़ लेते हैं। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। तो फ्रेंड यही अच्छा है कि मतलब ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर।
तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन डी होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा करना और देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं। तुम चिंता न करो, मैं कोई न कोई रास्ता निकालूंगा। तो इसमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो आप पढ़ लीजिए, जो आपको अशुद्ध लगता हो वही सही है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ये है ना, बी है। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पास आप देख रहे हैं, यहाँ पास वर्तमान भी लिखा है और मौजूदा। मौजूदा तो भाई पहले ही प्रेजेंट सबको बताता है ना, तो जब यहाँ पास वर्तमान लिख दिया गया था तो मौजूदा लिखने की जरूरत नहीं थी। तो देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं, या फिर ये हो सकता था, या फिर देश की मौजूदा हालत ठीक नहीं है, ये भी हो सकता था। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन बी है वो राइट होगा, क्योंकि अशुद्ध वाक्य का चयन करना था। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 पे अब चलते हैं। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, ये इजी है, आप बता सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन या फिर सही हो जाते हैं या फिर रॉन्ग हो जाते हैं। एक त्रुटि हुई भाई, आपके 1 नंबर गए। तो आप ऑप्शन देख लीजिए फिर बताइए। तो फ्रेंड इसका जो आंसर है वो है डी, है ना। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द जो होता है अनुश्रुति, है ना। जो बात को हम क्या सुनते रहते हैं, हमारे पूर्वज हमें बताते हैं, हम उसी को रिपीट करते हैं, फिर अपने बच्चों को बताते हैं, हमारे बच्चे अपने बच्चों को बताते हैं। ऐसे जो बातें हैं जो सुनते रहते हैं उसको अनुश्रुति कहते हैं, और जो परंपरा चली आ रही है उसी को क्या कहते हैं, अनुश्रुति कहते हैं। तो हम आई होप आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सभी एग्जाम में मोस्टली सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये बहुत इजी भी होते हैं। तो इसमें बच्चे आराम से नंबर तो गेन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप बता दीजिए। तो आपके सामने है कि जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहेंगे हम। तो फ्रेंड इसको जो कहेंगे अकिंचन। अकिंचन मीन्स होता है कि जिसके पास कुछ भी ना हो, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो अकिंचन। जैसे कि एक बंदा हो, जैसे कि धनी हो गया, धनी का क्या, धनी के पास बहुत कुछ है। गरीब भी हो, उसका विलोम जो हो गया, गरीब भी हो गया और अकिंचन भी हो जाएगा। धनी के पास बहुत कुछ होता है, अकिंचन के पास कुछ भी नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13, स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो अब आप बताइए यहाँ पास क्या आंसर होगा, सोच लीजिए फिर मैं बताती हूँ। तो स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो स्वदेश है ना, स्वेदज होगा, स्वेदज। स्वेद यहाँ पास लिखा है तो स्वेदज होगा, क्योंकि पिंडज होगा नहीं, अंडज होगा नहीं, उभयज भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 14, अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होगा। तो बताना है आपको अपरिणित। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन मैं और दिखा देती हूँ। 2 ऑप्शन आपके सामने है, जिसका परिणाम न निकलता हो और जिसका विवाह न हुआ हो। तो इसका राइट आंसर आप बताइए, फिर मैं बता देती हूँ। यहाँ पास है ना, ये जिसका विवाह हो चुका हो, जो देखने में प्रीतिकर न हो। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं दोबारा। तो जो अपरिणित होता है वो मीन्स होता है जिसका विवाह ना हुआ हो। ऐसे व्यक्ति को क्या क्या कहते हैं, जिसका विवाह ना हुआ हो, उसको ही हम कहते हैं अपरिणित। परिणित नहीं कहते कि परिणित, जैसे कि सब लोग एक लड़की का नाम बता देंगे कि रोहिणी, परिणित, अभय, ऐसे करके बता देते हैं। तो जो अपरिणित मीन्स होता है, जो ऐसे संग करके शादी के कार्ड में लिखा रहता है, मीन्स अपरिणित इसका अपोजिट कर लेंगे तो जिसका विवाह ना हुआ हो ना। तो इसका राइट आंसर यही होगा। इस हिसाब से आप अगर जोड़ जोड़ के एग्जाम में करेंगे तो आपके क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे, हमेशा आप राइट क्वेश्चन के साइड ही जाएंगे, मीन्स आप राइट आंसर ही सेलेक्ट करेंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा सा से कर लेती हूँ। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दुर्निवार शब्द प्रयुक्त होता है। तो आप बता सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने है, तो हम इसका फिर बताते हैं। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जिसे दूर करना कठिन हो, है ना। दुर्निर्वार मतलब जिससे निर्वार हम नहीं पा सकते, जिससे हम मतलब छुटकारा नहीं पा सकते, जिसे दूर करना कठिन हो, इस हिसाब से के लिए वाक्यांश शब्द जो प्रयुक्त होता है उससे जिसे दूर करना कठिन हो। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साइड। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से तत्सम रूप बताना है। तो आप हमेशा तत्सम तद्भव से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये टॉपिक तो आप पक्का है कि तैयार करके चाहिए ही चाहिए। तो ऑप्शन आपके सामने है, पढ़ लीजिए। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है बी, जीर्ण, है ना। जैसे कि
तत्सम रूप किसे कहते हैं? जैसे कि अब हम बता दें आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें, जैसे कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, जैसे तत्सम शब्द कहलाते हैं। फिर उसके बाद जैसे जीर्ण शब्द जो है तत्सम है, इसका तद्भव रूप क्या होगा? झीना होता है ना, झीना। जैसे दही, गयंद और गाहक के तत्सम शब्द रूप क्या होते हैं? दही का क्या हो जाता है? दधी हो जाता है, बहुत लोग बोलते हैं। गयंद का गजेंद्र हो जाता है और गाहक का ग्राहक होता है ना। तो आई होप आपको तत्सम तद्भव समझ में आया होगा। मतलब तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत के शब्द जो कि तो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाएँ। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड मैंने बता ही दिया आपको कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन साइड। तो अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? तो अभी मैंने बताया कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो आप इसमें तो आराम से बता सकते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगहन का तत्सम रूप कौन सा है, आप बताइए। तो फ्रेंड राइट आंसर इज अग्रहारय, है ना। इसका ये संस्कृत है, इसी का हिंदी हिंदी रूप क्या है? अगहन है। तो क्या कहते हैं इसको? अग्रहायण को क्या कहते हैं? अगहन कहते हैं, जो इसका तत्सम रूप होगा। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो आपको बताना है कि इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन आपके सामने ही है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देती हूँ, जो कि आंसर आराम से पता चल जाए। तो इसका जो फ्रेंड राइट आंसर है वो है, आप सोच लीजिए फिर मैं बताती हूँ। फ्रेंड इसका राइट आंसर है तद्भव जो है 14। बाकी देख रहे हैं चतुर्दश भी संस्कृत का भाषा लग रहा है, चतुर, चतवारी, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये तत्सम लग रहा है, बट ये 14 ही है जो तद्भव का भाषा है। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो ये तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। क्वेश्चन नंबर 19, अभ्यंतर। अभ्यंतर का तद्भव शब्द है, तो आप यहाँ पास अभी तद्भव देख चुके हैं कि कैसे निकलता है, तत्सम भी मैंने बता दिया। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। तो बताइए इसका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। तो अभ्यंतर का तद्भव होगा भीतर, है ना, भीतर होगा। अभ्यंतर का जो तद्भव होगा वो भीतर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। करपट, करपट का तद्भव रूप है, तो आप बता सकते हैं करपट का तद्भव रूप क्या होगा। तो फ्रेंड ये बहुत ही सिंपल था। करपट का जो तद्भव रूप होता है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला है कि कपड़ा, कपड़ा जो है इसका तद्भव, अगर अगर तद्भव पूछ लिया करपट देके, जैसे क्वेश्चन घुमा दिया, जैसे करपट दिया और इसका तद्भव पूछ लिया, तो आपको कपड़ा लगाना है। बट ये कपड़ा कपड़ा दे दिया क्वेश्चन में और आपको तत्सम पूछेगा तो आपको करपट लगाना है। दोनों ही तरफ से आप तैयार करके रखिए ना, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ जाए किसी को क्या ही पता रहता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। क्वेश्चन नंबर 21, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? बहुत खाता है, तो आपको बताना है कि किस प्रकार का ये विशेषण है। तो यहाँ पास आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन पढ़ लीजिए फिर बताइए आप हमको। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन है, आप एक बार देख लीजिए, निश्चित परिणामवाचक। अब बहुत है, कितना है ये तो हमें कोई निश्चित तो नहीं है, तो ये तो भाई एकदम गलत हो गया ना। तो इस निश्चित परिणाम तो दिया नहीं है। फिर निश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक, फिर उसके बाद संख्यावाचक दे दिया है। तो आप बताइए संख्यावाचक भी कहाँ दिया है? कोई इसमें संख्या तो मेंशन है नहीं, बस बहुत मेंशन कर दिया है ना। संख्यावाचक तो हो ही नहीं सकता। परिणाम हो सकता है, भाई बहुत खाता है, कितना खाता है, थोड़ा खाता है, 4 खाता है, 5 खाता है, कितना खाता है, परिणाम हो सकता है, पर संख्यावाचक तो नहीं। और तुलनात्मक, अगर दो चीज़ों में तुलना की जाती तब तुलनात्मक विशेषण होता ना, बट यहाँ पास इन तीनों की ही बात नहीं की गई है। यहाँ जो बताया गया है बहुत खाता है, कोई भी निश्चितता नहीं बताई गई, तो मतलब अनिश्चित है। और भाई परिणाम क्या गया है? खाना किया गया है ना। तो अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण इसमें देखने को आपको मिलेगा। तो मीन्स ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि बहुत खाता है कोई निश्चित तो है नहीं, तो अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें आपको क्या गुणवाचक विशेषण बताना है आपको, कि गुणवाचक विशेषण का प्रयोग कौन सी लाइन में किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पास पढ़ ले हम लोग, तो आराम से हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा, तो इसमें क्या गुणवाचक बताया जा रहा है? आप सोचकर बताइए, फिर मैं बताती हूँ। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, तो बालक की कैसी विशेषता बताई गई? भाई एक इसमें तो हमको दिख रहा है कि नटखट बालक है, तो उसका गुण ही है कि वो नटखट है। भाई वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ना कोई नहीं गुणवाचक नहीं होता, उड़ना सोना ये सब गुणवाचक नहीं होता। फिर उसके बाद मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा, इसमें भी हमें नहीं दिख रहा है। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं,
ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो इसमें आप कहेंगे कि लाखों में, बट ये इसका गुणवाचक नहीं है ना, तो ये तो बस संख्यावाचक यहाँ पास बता रहा है। तो जो फ्रेंड हमारा राइट आंसर होगा वो आप आई होप समझ गए होंगे। तो राइट आंसर आप देख लीजिए, फिर मैं बता देती हूँ। तो भाई इसमें कुछ था ही नहीं, मैंने पहले ही बता दिया था कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्योंकि बालक के यहाँ पास गुणवाचक पूछना है, तो बालक का गुण क्या है कि वो भाई नटखट है ना, क्या कर रहा है, नटखट है, वो संगीत सुन रहा है। तो यहाँ पास ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है, अब बताइए अब क्या है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो आई होप आप बिल्कुल भी एकदम अच्छे से बता पाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पास है कि गुणवाचक, अभी मैंने बताया कि जो बालक था वो नटखट था, तो उसका गुण था। अब यहाँ पास भी तो जो बालक है वो चंचल है, तो आपको बिल्कुल गुणवाचक विशेषण पे निशान लगा देना चाहिए था। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। क्वेश्चन नंबर 24, मानसिक विशेषण किस मूल्य शब्द से बना है। तो आपको बताना है मानसिक विशेषण किस मूल्य शब्द से बना है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है मान, मनस, मनीष। ये तीनों ही ऑप्शन गलत है ना, ये तीनों ही ऑप्शन गलत है, बट मानस शब्द से बना है ना। मानसिक विशेषण जो किस मूल शब्द से बना है, मानस शब्द से बना है। क्योंकि इसमें देखिए मानसिक में बस एक इक इक प्रत्यय अगर पूछ ले कि मानसिक में कौन सा प्रत्यय है, तो इक है। तो मानस में इक मानस में इक प्रत्यय जुड़ गया है, मानस प्लस इक, तो क्या बन गया है, मानसिक बन गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रत्यय वाले भी ये आपको क्वेश्चन उपसर्ग प्रत्यय से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ये भी बिल्कुल क्लियर करके जाइएगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं। उपसर्ग उसे कहते हैं जब वो किसी शब्द के आगे लगता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं, बट किसी के शब्द के अंत में लगता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 25, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है। तो आपको बताना है चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है। तो अभी मैंने यहाँ पास बताया, इस हिसाब से आप 25 भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये है चरित्र, है ना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जैसे चरित्र में फिर आप इक का वो लगा देंगे प्रत्यय, तो ये भी चारित्रिक बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25, हम चलते हैं 26 के साइड। आप ये देख रहे हैं, ये आपका है सॉल्व पेपर है 2020 का। मैंने आपको पहले ही बताया कि सॉल्व पेपर है 2020 का। तो बस ये नॉर्मली से मैंने क्वेश्चन पेपर उठाया और जिसका आंसर आपको बता रही हूँ। अगर अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा। यहाँ तक आए हैं तो आई होप आप आर की तैयारी बहुत जोरों तोड़ों से कर रहे हैं, और हम भी उसी हिसाब से आपकी तैयारी करवाएंगे। बस आपको करना क्या है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी तक मैंने एक बार भी नहीं बोला था सब्सक्राइब करने को, क्योंकि स्टार्टिंग में बस मैंने आपसे एक बार बोला था और फिर मैं आपको पढ़ाने में मगन हो गई। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। क्वेश्चन नंबर 26, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। तो आपको बताना है पर्यायवाची। तो पर्यायवाची, विलोम शब्द, इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कि मीमांसा का सही पर्यायवाची। तो यहाँ पास आपके पास ऑप्शन है, तो मैं राइट आंसर ही बता देती हूँ। जो मीमांसा का पर्यायवाची होगा वो समालोचन होगा, है ना। जैसे इसके अन्य पर्यायवाची भी हो सकते हैं, जैसे कि विवेचना करना या फिर समीक्षा करना या फिर आलोचना, निरूपण आदि हो सकते हैं इसके पर्यायवाची किसके, मीमांसा के। तो आई होप आपको पसंद आया होगा एक्सप्लेन करने का तरीका। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे साइड 27 पे। बिजली का पर्यायवाची शब्द है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो आराम से आप बता सकते हैं, हमेशा डेली यूज़ में पूछा भी जाता है। तो फ्रेंड इसमें क्या है, बिजली का पर्यायवाची शब्द चमक, प्रकाश, सौदामिनी। तो बिल्कुल भी नहीं, चमक और प्रकाश पे मत जाइएगा। तो इसमें का जो है सौदामिनी, सौदामिनी जो है बिजली को कहा जाता है, बट चमक क्या कहते हैं, चमक और प्रकाश एक प्रकार का है जो भाई वो बिजली से मिलता है ना, चमक मिलती है बिजली में, चमक रहती है प्रकाश, बट उसका पर्यायवाची नहीं हो गया। बिजली का पर्यायवाची जो होता है वो सौदामिनी होता है। जैसे चंचला हो गई या फिर दामिनी हो गया, फिर दंडित हो गई, विद्युत हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब बिजली को कहते हैं। चपला, चंचला, दामिनी, दंडित, विद्युत, ये सब किसका पर्यायवाची फ्रेंड, बिजली का है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो आप ये नहीं वाले क्वेश्चन से बिल्कुल एग्जाम में बच के रहिएगा, ये बहुत बच्चों का रॉन्ग कराते हैं। तो आपको बताना है नहीं वाला, तो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो आप पढ़ लीजिए ऑप्शन, फिर मैं आपको राइट आंसर बता देती हूँ। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है कि आपको ये भारती है ना, भारती जो शब्द है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी रमा, कमला, इंदिरा ये जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची है। और जो फ्रेंड भारती है वो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। इसके
अन्य पर्यायवाची शब्द भी है जैसे गिरा, शारदा, वीरा, पड़ी, विमला आदि। तो आप सरस्वती के भी बता सकते हैं ना, मैंने सरस्वती का भी बता दिया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड 29 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पास आप फिर से देख सकते हैं, नहीं आ गया है तो आपको बताना है। तो इसमें तो मुझे ऑप्शन में कुछ गलत लग रहा है ना, नहीं है तो जैसे कि वस्त्र तो है, पट भी कहते हैं, वासन भी कहते हैं कपड़ा को, और वसन तो कहते ही हैं, पर्यायवाची नहीं है, तो मुझे लगता है इसमें कुछ तो गलत है। आप बताइएगा इसमें क्या क्या हो सकता है। मुझे तो ये चारों ही ऑप्शन मुझे पता है कि कपड़ा के तो चारों, मतलब चारों ही ऑप्शन है, तो कुछ गलत है इस वाले में। आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्या सही लगता है, गलत नहीं बताना चाहती मैं। तो क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? फिर से यहाँ पास नहीं वाला क्वेश्चन आ गया है, तो मेघ का पर्यायवाची आपको नहीं बताना है। तो आप बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड ये जो है दामोदर है ना, दामोदर जो है मेघ का पर्यायवाची नहीं है। मेघ के पर्यायवाची है जैसे घन, बादल, वरीद, नीरद, पयोद, जलधर आदि हैं, है ना। और ये सब तो है ही ना, पयोधर, वारिधर, जलधर, ये मेघ के पर्यायवाची, पर दामोदर नहीं है। तो फ्रेंड मुझे लगता है कि वीडियोस काफ़ी लंबी हो गई है और